तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं दैट इज आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि कुछ आइटम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, उस चीज के बारे में ये चीजें जो हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको माइंड में रखनी क्या है, अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की अप्रोचेस थी वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में मैंने आपको 3 आइटम बताए थे, इनकम मेथड में मैंने आपको 5 आइटम बताए थे, एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको 4 आइटम बताए हैं। तो उन आइटम्स को आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से सोचना है कि इनमें वो चीज अगर इंक्लूडेड है तो फिर वो नेशनल इनकम में इंक्लूड है, और इनमें नहीं है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं है। अब जैसे आप याद करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस ये कहां आता था, कौन से मेथड में आता था बताइए जरा। तो वो आता था आपका एक्सपेंडिचर मेथड में, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस आता था। तो इसका मतलब वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब जैसे विनिंग ऑफ लॉटरी प्राइज या क्रॉसवर्ड पजल वगैरह या कोई विंडफॉल गेन, ये इनको विंडफॉल गेन ही कहते हैं। विंडफॉल गेन यानी जो अचानक हो जाए, आपको कोई रूटीन नहीं है उसमें, लॉटरी कभी भी लग सकती है, क्रॉसवर्ड पजल आप कभी भी जीत सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन तीनों ही मेथड में वो कहीं नहीं आते थे, तो इनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एट इज डज नॉट एड टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होती। फिर है इंक्रीज इन द प्राइसेस स्टॉक लाइंग विद द ट्रेडर, कि ट्रेडर के पास स्टॉक पड़ा था, उसकी प्राइस बढ़ गई। अब उसकी प्राइस बढ़ गई तो कोई प्रोडक्शन थोड़ा ना हुआ, तो वो तो इन्फ्लेशन हुआ, इसलिए उसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे कोई गुड्स का फ्लो नहीं होता है। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट आपको पे करना है, नेशनल डेब्ट यानी गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, तो इसको भी आप शामिल नहीं करते। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स कंजम्पशन पर्पस। भाई गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया, तो इस कंडीशन में ये कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए लिया गया लोन नहीं है, कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया गया है, दैट्स वाई इसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही है रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर, कभी कभी एम्प्लॉयर अपने अच्छे एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर भी देता है, तो वो अपनी जेब से थोड़ा चुकाता है, वो उनकी सैलरी का ही पार्ट माना जाता है, और सैलरी का पार्ट का मतलब हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दैट्स वाई ये उसके अंदर शामिल होता है। इनकम मेथड में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है, तो ये नेशनल इनकम में शामिल होगा। ये वेजेस इन काइंड कहलाएगा, ये वेजेस इन कैश नहीं है, क्योंकि यहाँ घर रहने के लिए दिया है, बदले में कैश नहीं दिया है, इस तरीके से। तो हर पॉइंट का आपको एनालिसिस करना पड़ता है, उसी से तय होता है कि इसे नेशनल इनकम में शामिल करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट अपन पॉइंट नंबर 6 ले रहे हैं, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फॉरेन बैंक की कोई ब्रांचेस है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है, सिटी बैंक है, इनके, तो ये कह रहा है कि उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। तो लिखा है नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, क्योंकि आप एक तो करते हो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि इंडिया की कंपनीज बाहर जाके कमा रही है, और ये आता है फ्रॉम में से टू लेस होता है, तो ये तो टू वाला है, तो ये तो लेस होता है, लेस होता है, इसका मतलब ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये तो लेस होने वाला पार्ट है, इट इज सब्सट्रैक्टेड, दैट्स व्हाई इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट या फूड परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट एट ए होटल इन न्यू दिल्ली। कोई टूरिस्ट इंडिया में आया, वो इंडिया में आके कोई परचेजिंग कर रहा है, परचेजिंग कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया। लिखा है यस परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट आर एक्सपोर्ट्स, और हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड में आता है नेट एक्सपोर्ट्स, उस नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट को तो आप नहीं लेते, एक्सपोर्ट्स को लेते हो, तो इसीलिए एक्सपोर्ट्स हो गया ये तो एक तरीके का, क्योंकि आप फॉरेन टूरिस्ट को माल बेच रहे हो, दैट्स वाई इसको एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड किया जाता है। ऐसे ही रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट ऑन देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स इन इंडिया, क्या कह रहा है, रेंट रिसीव्ड किया किसी इंडियन रेजिडेंट ने, उनकी कोई बिल्डिंग पर, रेंटेड फॉरेनर से लिया। अब फॉरेनर से पैसा लिया तो ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि एक तरीके से फॉरेनर से आप पैसा ले रहे हो, तो ये फ्रॉम वाला पार्ट आ गया, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम वाला जो पार्ट है वो तो आप हमेशा लेते ही हो, इसीलिए फ्रॉम वाले पार्ट को लेना चाहिए। टू वाला पार्ट होता तो हमने ऊपर यहाँ देखा था
ये वाला पार्ट ये हमने नहीं लिया था, इसको अपन को लेना पड़ेगा। आगे पेमेंट ऑफ फीस टू ए लॉयर एंगेज बाय ए फर्म। अब आपने कोई किसी से सर्विसेज ली हैं किसी काम के लिए, तो लिखा है कि ये आपका, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे, बड़ा काम करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है किसी केस वेस में फंसोगे, कोई केस में फंसोगे तो आपको किसी लॉयर की सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी। तो लिखा है इट इज ए इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म। तो फर्म के ऐसे खर्चे होते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व परचेज ऑफ सर्विसेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। तो हमने फर्म ने लॉयर से सर्विसेज ली हैं, तो ये आपका वैल्यू एडेड के पार्ट में आता है, इंटरमीडिएट लिखा है, सो इट इज डिडक्टेड। अब इसमें क्या है कि हमारा अगर आप आउटपुट मेथड देखो तो उसमें फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस। तो इंटरमीडिएट तो लेस हो रहे हैं, इसका मतलब नेशनल इनकम से हट रहे हैं, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, तो फिर ये नेशनल इनकम की इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने फ्री मेडिकल सर्विसेज दी, तो ये हो गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का पार्ट, काइंड में हो गया ये एक तरीके से कि हाँ भाई आपको है ना मेडिकल फैसिलिटी फ्री में है इस तरीके से। तो या बोर्डिंग और लॉजिंग कोई प्रोवाइड कराया एम्प्लॉयर ने, ये भी कॉम्पनसेशन इन काइंड हो गया, तो ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी हैं। लिखा है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो गिफ्ट वगैरह तो ट्रांसफर इनकम होते हैं, ट्रांसफर इनकम का पार्ट है, इसको नेशनल इनकम में कभी शामिल नहीं किया जाता। आगे चले प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स केमिकल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, आप अब्रॉड जाके कमा रहे हो, और मैंने कहा फ्रॉम वाला पार्ट तो हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता ही है। आगे है सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। यानी इंडिया की दिल्ली के अंदर रशियन एम्बेसी है, उसमें एक इंडियन रेजिडेंट है, वो काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगा, क्योंकि इसने रिसीव जो किया है वो फॉरेन से, फॉरेन का मतलब रशियन एम्बेसी, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसको भी शामिल किया जाएगा। आगे है सब्सिडाइज्ड लंच सर्व्ड टू वर्कर इन ए फैक्ट्री, वही फैसिलिटीज इन काइंड हो गया है ना, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट हो गया। एक तो होता कैश में, एक काइंड में है, तो एक काइंड में है तो उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। देन आपका आता है ओल्ड एज पेंशन। अब पेंशन जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जा सकता। ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने ड्यूरेबल गुड्स परचेज की, या परचेज ऑफ कार बाय हाउस होल्ड, तो इसको नेशनल इनकम में पार्ट किया जाएगा, क्योंकि ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा प्राइवेट। क्योंकि आपको याद हो एक्सपेंडिचर मेथड में दो कंजम्पशन थे, एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, तो ये प्राइवेट वाले का पार्ट है, क्योंकि एक हाउस होल्ड ने खरीदे हैं, गवर्नमेंट ने नहीं खरीदे हैं। हर चीज के पीछे आपको किसी ना किसी मेथड में वो चीज मिलेगी आपको। आगे चलते हैं, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एट अब्रॉड, यानी जैसे इंडियन बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी फॉरेन में ब्रांच है, वहां से वो प्रॉफिट कमाया, तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, उसको नेशनल इनकम में लिया जाएगा। ऐसे ही अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, शेयर फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट जो है फाइनेंशियल क्लेम कहलाते हैं, इनको बेचने खरीदने का जो भी अर्निंग होता है उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। फाइनेंशियल पेपर्स कहलाते हैं ये, जैसे शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, इन सबको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय फर्म, तो एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि वो सेल करने में एडवर्टाइजमेंट करना होगा, उसके लिए खर्चा कर रही है, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट हो गया। और आपको पता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू एडेड अप्रोच में माइनस होता है, इसका मतलब वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, दैट्स व्हाई नो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड, अब सेल ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया कि आपने जमीन को बेचा, तो लिखा है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, देश में खूब जमीनें बिक रही हैं और खरीदी जा रही हैं, लेकिन उसमें कोई नया प्रोडक्शन थोड़ा ना हो, तो वही जमीन बिक रही है, खरीद रही है, तो ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। फाइनेंशियल हेल्प, हेल्प से ही पता लग गया, रिसीव्ड बाय फ्लड विक्टिम्स, ये आपका ट्रांसफर इनकम है, इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर इनकम्स कभी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती। परचेज ऑफ मशीनरी बाय ए फैक्ट्री, अब फैक्ट्री ने किया तो डेफिनेटली कैपिटल फॉर्मेशन है, एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाएगा,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर और इसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। फिर आपका आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी हम जानते हैं इनकम मेथड में रेंट एंड रॉयल्टी दोनों को लिया जाता है, प्रोडक्टिव इनकम है, ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा। कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, देखो अगर आपने कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीदी तो बदले बीच में ब्रोकर रहेगा, ब्रोकर ने एफर्ट डालकर वो सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदा या बेचा है, इस कंडीशन उसको कमीशन दिया जाएगा, तो वो तो उसके एफर्ट्स की इनकम है। प्रोडक्टिव सर्विसेज है, प्रोडक्टिव सर्विसेज है तो उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाना चाहिए। देन आता है आपका डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से पैसा मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसको नेशनल इनकम में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा परचेज और रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्शन यूनिट, परचेज करना, परचेज इंटरमीडिएट का पार्ट हो गया, और इंटरमीडिएट हम जानते हैं लेस होता है आउटपुट मेथड में, यानी नेशनल इनकम से उसको हटाया जाता है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जा सकता। अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर हैविंग ए क्लिनिक एट हिज ओन रेजिडेंस, ठीक है डॉक्टर है तो ये मिक्स्ड इनकम हो गया आपका, ये मिक्स्ड इनकम का पार्ट है, इसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स तो ये कोई नई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हुई हैं, बस गुड्स बेची हैं, पैसा आया है, ओनरशिप में चेंज हुआ है, इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जा सकता। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इम्प्यूटेड रेंट यानी जो आप पे तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका इतना रेंट है, उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, ये मिक्स्ड इनकम का पार्ट माना जाता है, क्योंकि आप सर्विसेज जो अगर ये हाउस किराए पे लेते तो आपको डेफिनेटली इसके लिए पे करना पड़ता, तो ये इम्प्यूटेड रेंट जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर, वो तो अपन जानते ही हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का थर्ड पॉइंट यही था कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यदि आपके फंड में कुछ पैसा डाल रहा है तो वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा उसके अंदर लिखा है। देखो 31 देखो, wheat grown by farmer but used entirely for the family consumption, यानी इसके लिए एक वर्ड था अगर आपको याद हो, कैप्टिव कंजम्पशन कहलाता है ये, यानी आपने गुड्स प्रोड्यूस की खुद के कंजम्पशन के लिए, तो प्रोडक्शन तो हुआ ना, प्रोडक्शन तो हुआ ही है, इसलिए कैप्टिव कंजम्पशन के लिए अगर आपने गुड्स बनाई है उसको नेशनल इनकम में लेते हैं, बट सर्विसेज को नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, कैप्टिव कंजम्पशन की गुड्स को लिया जाएगा, सर्विसेज को नहीं लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर बाय द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ये लिया जाएगा, अपन एक्सपेंडिचर मेथड में लेते हैं, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में है ये। देन कमीशन रिसीव्ड बाय ए डीलर फ्रॉम द बायर एंड सेलर ऑफ हाउस, हाँ तो कमीशन को तो हमेशा लेना है, क्योंकि कमीशन किसी एफर्ट के बदले में मिलता है, फ्री में तो मिलता नहीं है, तो कमीशन को हमेशा लेना है, चाहे किसी भी टाइप की गुड्स हो। ग्रोइंग वेजिटेबल इन किचन गार्डन ऑफ द हाउस, अब यहाँ आप किचन गार्डन यानी खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं और आपका प्रोफेशन नहीं है, ये आप जो कर रहे हैं वो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है, मतलब आपको मार्केट में तो बेचना ही नहीं है इसको, तो इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। अब आप कहोगे सर 31 और 34 में क्या डिफरेंस है, तो देखो 31 में अगर हम देखें तो फार्मर है, ऑब्वियसली उसका काम ही यही है, लेकिन यहाँ आपका काम ये नहीं है, आपने तो ऐसे ही 2-4 कोई धनिया पुदीना उगा लिया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जबकि यहाँ बाय प्रोफेशन है तो यहाँ जो है वो कैप्टिव कंजम्पशन वाला रूल लगेगा। सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेंबर टू ईच अदर, अब एक दूसरे को आप अपने घर में हेल्प करते ही हो, उसके बदले में कोई चार्जेस वगैरह थोड़ा होते हैं, तो इसलिए उसके लिए नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके अलावा एक पॉइंट और है, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है, एक्सपेंडिचर ऑफ फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रही है, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट पुलिस सर्विसेज दे रही है, तो इन सब के जो है वो नेशनल इनकम में आपका आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, गवर्नमेंट ये सब खर्चे आपके ऊपर करती है, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, इसको नेशनल इनकम में लेना है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हाउसहोल्ड एक प्रीमियम पे कर रहा है, तो नेशनल ये उसका हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ भाई हर साल मैं प्रीमियम पे करता हूँ, तो इसको भी नेशनल इनकम में लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे पॉइंट हैं, आज मैंने ये आपके 37 पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप इनको एक बार रिवाइज करिए तो आपका काम जो है वो अच्छे से हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए।
देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।